नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम दूसरी घटना का अध्ययन करने वाले हैं और उस दूसरी भौगोलिक घटना को बोलते हैं सुनामी। पिछली वीडियो में हमने पहली भौगोलिक घटना को देखा था, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था भूकंप का। साथ ही साथ जानने का प्रयास किया था कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इसका वितरण विश्व में कैसा है और भारत में कहां कहां है। आज हम अध्ययन करते हैं सुनामी का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुनामी का अर्थ है क्या। ठीक है, तो सुनामी जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्यूनामी। किससे? स्यूनामी, जो कि एक जापानी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है कि तट की ओर आती हुई समुद्री लहरें। है ना? क्या है? तट की ओर आती हुई समुद्री लहरें। उन्हीं तट की ओर आती हुई समुद्री लहरों को कहा जाता है स्यूनामी और अर्थात सुनामी। क्लियर है? अब ये जापान से ही क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि दोस्तों, सबसे ज्यादा सुनामी से यदि प्रभावित है तो वह प्रभावित है जापान देश। इसीलिए सुनामी का नाम भी सबसे पहले जापान ने ही दिया था। ये वस्तुतः बहुत लंबी कंपन वाली समुद्री लहरें हैं जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि सुनामी देखने में लगती कैसी है। इस तरीके से दिखती है। एक शब्दावली और आती है जिसे कहा जाता है ज्वार और भाटा, और एक शब्दावली है सुनामी। आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि तट की ओर आती हुई लहरें तो ज्वार भाटा भी कहलाता है, क्योंकि जब पानी की लहर, मान लीजिए तट है, पानी की लहर तट की ओर आती है तो वह ज्वार कहलाता है, और तट की ओर से पीछे की ओर जाती है तो उसे भाटा कहा जाता है। और आप सर ये भी बोल रहे हो कि तट की ओर आती हुई लहरें सुनामी कहलाती हैं, तो मैं आपको अंतर बता देता हूं कि जो ज्वार और भाटा है उसकी जो उत्पत्ति होती है या वह जो उत्पन्न होते हैं, तो उसकी उत्पत्ति के पीछे जो कारण होता है वो चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल होता है। मतलब जब पृथ्वी, है ना, सिजगी की स्थिति होती है। सिजगी की मतलब क्या? तीनों एक ही रेखा में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। या तो यहां पर सन हो जाएगा, यहां पर मून हो जाएगा और यहां पर अर्थ हो जाएगी, या फिर मून यहां पर भी आ सकता है। तो तीनों सीधी रेखा में होना चाहिए। घूम के यदि यहां पर आ जाता है तब भी सिजगी की स्थिति कहलाएगी, बीच में रहेगा तब भी सिजगी की स्थिति कहलाएगी। यदि इस तरीके की स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल का बल लगाते हैं। किस पर? पृथ्वी पर। यहां से सूर्य लगाएगा पृथ्वी की ओर और यहां से चंद्रमा लगाएगा पृथ्वी की ओर। मान लीजिए दोनों इस तरफ हैं तो दोनों ही इस पर बल लगाएंगे। तो जब इस तरीके की स्थिति होती है और दोनों ही गुरुत्वाकर्षण का बल लगाते हैं तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो जल होता है वह ऊपर की ओर उठने लगता है, और वह ऊपर की ओर उठकर आगे बढ़ता है तो उसे कहा जाता है ज्वार, और जब वह नीचे उतरकर पीछे की ओर घटने लगता है तो उसे कहा जाता है भाटा। क्लियर हुआ सुनामी, ज्वार और भाटा का अर्थ। अब देखते हैं हम सुनामी। सुनामी क्या होता है? क्योंकि हमने देखा है यहां पर कि जो सुनामी की उत्पत्ति है वो किसके कारण हो रही है? सुनामी की उत्पत्ति ही हो रही है भूकंप के कारण। क्योंकि जब समुद्र की सतह के नीचे यहां कहीं भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न हुआ, उसकी तरंगें सतह से टकराई, किसकी? समुद्र की सतह से। तो यहां पर जब जैसे ये टकराती हैं तो यहां से तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं, और ये जब तरंगें, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये जो तरंगें यहां पर पहुंचती हैं तो यहां से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, और ये लहरें जब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ने लगती है तो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते जब यह तट के पास में पहुंचती हैं तो इनका प्रवाह बहुत तीव्र हो जाता है और यह लहरें बहुत ऊंचा स्वरूप धारण कर लेती है, यहां तक कि यह 15-15, 20-20 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। कितनी? 15-20 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। तो यह जो लहरें होती हैं बहुत घातक होती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आपदा के अंतर्गत रखा जाता है या इन्हें आपदा का कारण माना जाता है। सुनामी का अर्थ समझ में आया? स्यूनामी जापानी भाषा से मिलकर बना जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की ओर आती हुई समुद्री लहरें। ये जो लहरें होती हैं कंपन वाली होती हैं, बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इनके आने से बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है, और इनकी उत्पत्ति का कारण जो होता है वो होता है समुद्र की सतह में या समुद्र के तल में उत्पन्न होने वाला भूकंप। बात करते हैं सुनामी के कारण। तो क्या सुनामी सिर्फ भूकंप के कारण उत्पन्न हो जाती है? तो नहीं दोस्तों, सिर्फ एक कारण इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। सुनामी उत्पन्न करने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि एक तो कारण हमने देखा है कि भूकंप की उत्पत्ति, जब कभी
समुद्र की सतह के नीचे भूकंप उत्पन्न होता है और उसकी तरंगें धीरे धीरे जल से टकराकर ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो यह तरंगों का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे कि जब कभी, एक छोटा सा उदाहरण हम ले लेते हैं, जब कभी आप तालाब के बाजू में बैठे हुए रहते हैं तो आप उसमें बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए पत्थर मारते हैं। तो जब भी आप पत्थर मारते हैं तो आपने देखा होगा कि जब जल में यहां पर पत्थर गिरता है तो इसके चारों ओर इस तरीके की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, और ये लहरें जैसे जैसे दूरी की ओर जाती हैं इनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो इसी तरीके से सुनामी भी जन्म लेती है। जब कभी यहां पर हलचल होती है तो ये हलचल के कारण यहां पर ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगें ऊपर उठती हुई तट की ओर जाती हैं, और जब ये तट की ओर पहुंचती हैं तो यह अपना रूप बहुत विस्तृत कर लेती हैं, बहुत विस्तार का क्षेत्र धारण कर लेती हैं। दूसरा, समुद्र के किनारे या समुद्र के तल के नीचे धंसने से। कभी कभी क्या होता है, जो प्लेटें चलती हैं, प्लेटें चलने के कारण मान लीजिए समुद्री जो प्लेट होती है, महासागरीय जो प्लेट होती है वो प्लेट भारी होती है, और जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्की प्लेट होती है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की ओर धंस जाती है, और जब ये क्रिया होती है तो वहां पर भी कंपन ही उत्पन्न होता है, और उस कंपन से सुनामी जन्म ले लेती है। तीसरा होता है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों पर उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी समुद्र के अंदर भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत कि जब प्लेटें एक दूसरे की से दूरी की ओर चलती हैं तो बीच में भ्रंशन जन्म लेता है। मान लीजिए ये प्लेट इधर की ओर जा रही है और ये प्लेट उधर की ओर जा रही है, तो इन प्लेटों में बीच में यहां पर दरार जन्म ले लेती है, और इस दरार से जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा है वह तल की ओर आता है, ऊपर की ओर आता है, और जब वह यहां से ऊपर आता है तो यह ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। और जब यहां पर ज्वालामुखी जन्म लेती है और ज्वालामुखी में विस्फोट अचानक से होता है, और अचानक से विस्फोट होने के कारण कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा, मान लीजिए कंपन नहीं भी होता तो इससे बहुत सारा लावा बाहर आता है, बहुत सारी गैसें बाहर निकलती हैं, बहुत सारे जलवाष्प की मात्रा या धूल के कण वापस बाहर निकलते हैं। तो जब यह गैसें बाहर की ओर आती हैं तो यह नीचे से दबाव बनाती हैं जल पर, और यह दबाव के कारण जल में ऊंची ऊंची लहरें जन्म लेने लगती हैं, और यही लहरें आगे चलकर सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। किसी विशाल उल्का पिंड का समुद्र में गिरने से। आपने जब आप प्रीलिम्स के चैप्टर में ब्रह्मांड वाला टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विषय में पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, पुच्छल तारे क्या होते हैं, उल्काश में क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह नहीं बोलेंगे उनको, क्षुद्र पिंड जो होते हैं वह चक्कर लगा रहे हैं, है ना, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कभी कभी ये मार्ग भटक जाते हैं। मार्ग भटकने के कारण जब यह पृथ्वी पर प्रवेश करते हैं तो जैसे ही पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक मंडल पाया जाता है जिसे कहा जाता है वायुमंडल, और यह विभिन्न लेयरों से मिलकर बना होता है। और जब ये पिंड इन लेयरों से टकराते हुए अंदर की ओर जाते हैं तो घर्षण बल के कारण इनमें आग लग जाती है। जब कभी ये पिंड पूर्णतः जल जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है उल्काश में, और जब कभी ये अध जले रहकर आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है उल्का पिंड। और जब यही उल्का पिंड कभी समुद्र में जाकर गिर जाते हैं तो गिरने से समुद्र के जल में बहुत तीव्र गति से हलचल उत्पन्न होती है, और यही हलचल आगे जाके सुनामी का रूप धारण कर लेती है, और सुनामी के उत्पन्न होने से बहुत ज्यादा जानमाल की हानि हो जाती है। तो क्या क्या हो गए, एक हो गया भूकंप की उत्पत्ति, एक हो गया समुद्र के किनारे या समुद्र के तल के नीचे धंस जाने से, एक ज्वालामुखी विस्फोट या किसी विशाल उल्कापिंड के समुद्र में गिर जाने से, साथ ही साथ कभी कभी तीव्र चक्रवातों के कारण भी सुनामी उत्पन्न होती है। चक्रवात, मन में प्रश्न उठता है कि यह क्या वाला है भला। तो चक्रवात क्या होता है, जब कभी गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, और जब ये आपस में मिलती हैं तो आपस में मिलने के कारण ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं। टकराने के कारण यह भारी, कुछ गैसें, कुछ हवाएं भारी होती हैं, ठंडी जो होंगी भारी होंगी, और जो गर्म हवाएं होंगी वह हल्की होंगी। तो जब ये आपस में टकराती हैं
टकराने के कारण एक चक्र बना लेती हैं, जिसमें गर्म हवा अंदर की ओर चली जाती हैं और ठंडी हवा उसे बाहर से घेर लेती हैं। जब कभी गर्म हवा अंदर की ओर चली जाती हैं और ठंडी हवा बाहर की ओर होती हैं, तो आपको पता है T प्रोपोर्शनल टू 1/P, अर्थात जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर वायु दाब कम होगा, और जहां पर वायु दाब अधिक होगा वहां पर तापमान कम होगा। तो जैसे ये गर्म हवाएं अंदर होती हैं, अर्थात अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और आपको पता है कि जो वायु होती हैं, जो पवनें होती हैं, वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती हैं, अर्थात कहां से कहां की ओर चलेंगी, बाहर से अंदर की ओर चलेंगी। और इस तरीके की जो आकृति या जिस संरचना का निर्माण होता है उसे कहा जाता है चक्रवात। तो जब यह चक्रवात स्थल में जन्म लेते हैं तो यह बवंडर का रूप ले लेते हैं। बहुत जो तेज हवाएं होती हैं वो बवंडर बन जाती हैं और इससे यह घर वगैरह को भी उड़ा ले जाती हैं। लेकिन जब यही स्थिति समुद्र के अंदर जन्म लेती है तो समुद्र में क्या है, जल के बवंडर बनने लगते हैं और जल के बवंडर आगे चलकर सुनामी का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्लियर हुआ, सुनामी उत्पन्न होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ भूकंप का कारण उत्तरदायी नहीं है, और भी कारण हैं, जैसे कि चक्रवात, जैसे कि भूतल का या समुद्र तल का नीचे धंस जाना, जैसे कि उल्का पिंड का समुद्र में गिर जाना, या फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना। तो ये सभी कारण सुनामी उत्पत्ति के कारण बनते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सुनामी का मानव पर या इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सुनामी आपको पता है कि ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, किनारे की ओर जब यह आती हैं तो बहुत विशाल रूप धारण कर लेती हैं। और जैसे ही आपको पता है कि किनारे की ओर, समुद्र के किनारे बहुत सारे नगर बसे हुए होते हैं, बहुत सारे देश हैं जो द्वीपों पर बसे हुए हैं, और जब कभी इन द्वीपों से, इन देशों से सुनामी आकर टकराती हैं तो बहुत अधिक जान माल की हानि पहुंचाती हैं या बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देती हैं। इनसे घर भी मिट जाते हैं, इनसे संचार माध्यम भी बाधित हो जाता है, इनसे जानें भी चली जाती हैं, इनसे जो आपकी जिंदगी है वो पूरी की पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, पलायन की स्थिति बन जाती है, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं। तो प्रभाव क्या क्या होंगे एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बृहत पैमाने पर जनजीवन, ये जल नहीं है जन है, जनजीवन की हानि होती है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर को खो बैठते हैं। अर्थात जब भी सुनामी तटीय क्षेत्रों से टकराती है तो क्या होता है, बहुत सारा जान की भी हानि होती है और मान की भी हानि होती है। इसके बाद संपत्ति की तो हानि होगी ही, क्योंकि जब लोग रहते हैं घर मिट जाते हैं, सड़कें मिट जाती हैं, बहुत सारे घर मिट जाते हैं, तो इससे संपत्ति की भी हानि होती है। पर्यटन उद्योग का हानि होती है। जो भी पर्यटन उद्योग समुद्र के किनारे या तटीय क्षेत्रों में बने हुए होते हैं और सुनामी के कारण उनमें जल भर जाता है तो पशुओं की जान भी चली जाती है। जो पर्यटन उद्योग होते हैं उनको वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वहाँ भी लोगों का आना जाना दुश्वार हो जाता है। बंदरगाहों की तबाही हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बंदरगाह कहां बनते हैं, समुद्र के किनारे बनते हैं। बड़ी बड़ी जहाजों के लिए ये पोर्टों का निर्माण किया जाता है, और जब ये सुनामी आकर टकराती है तो इनमें मलबा भर देती है, या मलबा भी नहीं भरती तो इतनी तीव्र गति से आकर टकराती है कि इन पोर्टों को ध्वस्त कर देती है। साथ ही साथ यह पुनर्वास की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहां भी सुनामी आती है वहां के घर तबाह हो जाते हैं, वहां के शहर तबाह हो जाते हैं, वहां के देश तबाह हो जाते हैं। और जब यह तबाही इतनी ज्यादा होती है तो वह लोग विस्थापन होने लगते हैं, विस्थापित होने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। तो उनके पुनर्वास की समस्या भी जन्म लेती है। सरकार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि जो लोग उस तबाही से निकल के आए हैं उनको पुनः हम कहां पर बसाएं, या उनको बसने के लिए नया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्य किए जाना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं हैं जो सुनामी के कारण जन्म लेती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि कोई भी आपदा है उस आपदा
आपदा से कोई एक समस्या जन्म नहीं लेती, बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। लेकिन यहाँ हमने बस कुछ जो महत्वपूर्ण हैं वो ही लिख के आपको दी हैं, क्योंकि पेपर में आपको पता है शब्द सीमा निर्धारित है और उस कम शब्द सीमा में ही आपको लिखना है, इसलिए उतना पढ़िए जितना आपके सेहत के लिए लाभदायक हो। चलिए हम बात करते हैं सुनामी के प्रवाह को, जो प्रभाव होता है उसको कम करने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, सुनामी को आप रोक नहीं सकते, सुनामी की तीव्रता को आप कम नहीं कर सकते। हाँ, उस तीव्रता के कारण जो हानियां हो रही हैं उस हानियों को कम कर सकते हैं। आप सतर्कता बरत सकते हैं, आप इस तरीके के कदम उठा सकते हैं कि जो सुनामी के द्वारा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, प्रभाव संपत्ति पर पड़ रहा है, वह प्रभाव कम मात्रा में पड़े। तो देखिए, जब कभी भी सुनामी आती है, कोई भी आपदा आती है, तो उस आपदा से निपटने के लिए आपके सामने बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम दो प्रकार के उपाय अपनाते हैं। एक, जब सुनामी आई हो तब, और एक सुनामी चली गई हो तब। देखिए, एक दीर्घकालिक उपाय होते हैं और एक तात्कालिक उपाय होते हैं। मान लीजिए सुनामी आ जाती है तो आप क्या क्या करेंगे। आपको पता है जैसे ही सुनामी आती है तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, संचार के माध्यम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लोगों का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता। जो लोग बीमार हो जाते हैं या जो लोग जल में फंस जाते हैं उनको निकालना होता है, उन्हें खाने की व्यवस्था करनी होती है, उन्हें चिकित्सा की व्यवस्था करनी होती है। तो ये सारी आपको कार्य करने होते हैं। अर्थात आप त्वरित उपाय में क्या क्या करेंगे। तो त्वरित उपाय में सर्वप्रथम आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे, क्योंकि जो लोग वहां पर फंस गए हैं उनको वहां से निकालना है, उनको इस तरीके से इस सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी होगी। साथ ही साथ जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर वायरलेस उपग्रह आदि तकनीक के माध्यम से संपर्क स्थापित करना होगा, क्योंकि जब तक संपर्क स्थापित नहीं होगा आप लोगों से संपर्क नहीं बना पाएंगे, लोगों को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। यदि आप टेलीफोन सुविधा या अन्य तार सहित जो माध्यम होते हैं इनके द्वारा संपर्क बनाने पर लगे रहे तो आप संपर्क नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब भी सुनामी आती है वह बड़े बड़े टावरों को ध्वस्त कर देती हैं, जो संचार के माध्यम होते हैं उन्हें ध्वस्त कर देती हैं। इसलिए आपको किस तकनीक की ओर जाना पड़ेगा, वायरलेस तकनीक की ओर जाना पड़ेगा। आपको उपग्रह आधारित संचार उपग्रहों की ओर जाना पड़ेगा, तंत्रों की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं यंत्रों के माध्यम से आप उस समय काम ले सकते हैं। बचाव कार्य दल तैनात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सुनामी आती है बहुत सारे लोग जल में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग घरों में फंस जाते हैं, तो उन लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। और इस कारण आपको क्या करना पड़ेगा, बचाव दल तैनात करने होंगे, जो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जाएंगे, वहां से लोगों को बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा कि अव्यवस्था ना फैले। जिन लोगों को जिन दवाइयों की आवश्यकता पहले है उन्हें सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए, जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता है उन्हें भोजन पहले उपलब्ध कराया जाए। अर्थात किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना पहले फैले, इसीलिए आपको कानून व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ सुनामी प्रभावित क्षेत्र में हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़े इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े एकत्रित नहीं होंगे तब तक आप उनकी भलाई के लिए या उनके पुनर्वास के लिए या उनके रोजगार के लिए नई नई योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं, योजनाएं बना नहीं सकते हैं। और आपको यदि उनकी भलाई करनी है, उनको पुनर्स्थापित करना है, उनके जनजीवन को फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपके पास आंकड़े होना चाहिए कि आखिर वास्तव में सुनामी की तीव्रता क्या थी, वास्तव में लोगों पर उसका प्रभाव क्या पड़ा है। क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं हम त्वरित उपाय में? त्वरित उपाय में आपको जो जो चीजें तुरंत जरूरी होती हैं वो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी पड़ेगी, आपको आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करनी पड़ेगी, आपको प्रभावित क्षेत्र से वायरलेस उपग्रह आदि तकनीकों के माध्यम से संपर्क स्थापित करना होगा, बचाव कार्य दल तैनात करना होगा, कानून व्यवस्था पर बल देना होगा, साथ ही साथ वहां के आंकड़े एकत्रित करने होंगे और राहत कार्य के लिए आवंटित धन का समुचित उपयोग करना होगा। क्योंकि इस समय होता क्या है, लोगों के लिए जो धन पहुंचाया जाता है उसकी कालाबाजारी बहुत ज्यादा होने लगती है, उनके लिए जो खाद्यान्न पहुंचाया जाता है उसकी कालाबाजारी बहुत ज्यादा होने लगती है। इसलिए इस कालाबाजारी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको जो राहत कार्य के लिए आवंटित धन है उसका समुचित उपयोग करने के लिए एक योजना बनानी होगी। बात करते हैं हम दीर्घकालिक उपाय में।
तो दीर्घकालिक उपाय मतलब 1 से 2 वर्षों के भीतर इन्हें पूरा करना होता है। दीर्घकालिक उपाय में आप क्या क्या करेंगे, तो सुनामी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत भवनों का निर्माण की तकनीक का प्रयोग करना होगा। आपको पता है, आपको ध्यान रखना होगा कि जिस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा सुनामी आती है उन क्षेत्रों में इस तरीके के मकान बनाए जाएं कि उन पर सुनामी का प्रभाव बहुत ही कम पड़े। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना होगा। प्रशिक्षित कैसा करना होगा, क्या उनको सिर्फ पढ़ाई करानी होगी, तो नहीं मेरे दोस्त, उन लोगों को सिखाना होगा कि जब कभी सुनामी आए, यदि आपको सुनामी आने की सूचना दे तो उस वक्त आपको किस तरीके से कार्य करना है। आपके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वह चीजें इकट्ठा करना है, आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, आपको ऐसे क्षेत्रों से दूर रहना है जहां पर सुनामी आने वाली है। सुनामी यदि आती है तो मछुआरों को इत्तला दिया जाता है कि आप समुद्र में मछलियों पकड़ने के लिए मत जाइए, आप तटीय क्षेत्रों से दूर रहिए। तो ये जो प्रशिक्षण होता है यह आपको वहां पर देना होगा। फिर क्षति की आशंका वाले लोगों का बीमा कराना होगा। क्यों, यदि हमें पता है कि यहां पर बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है और आप यदि लोगों का बीमा करा देते हैं तो उनकी क्षति की भरपाई बहुत आसान तरीके से की जा सकती है। बचाव, राहत एवं पुनर्वास की नीति को समुचित निर्धारण करना होगा। अर्थात जब लोग फंस जाते हैं तो आपको पहले से ही नीति बना के चलनी होगी कि लोगों का बचाव किस तरीके से होगा, उन्हें राहत किस तरीके से पहुंचाई जाएगी, साथ ही साथ उनका पुनर्वास किस तरीके से करना होगा और इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। नीतियों को आधुनिक बनाना एवं उनका जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से क्रियान्वयन करना होगा। साथ ही ये चीजें आपको अपनानी होंगी। कब, दीर्घकालिक उपाय में या 1 से 2 वर्षों के बीच में। क्लियर है, तो सुनामी से बचने के हमने त्वरित उपाय, दीर्घकालिक उपाय दोनों का अध्ययन किया। एक शब्दावली आती है डॉट, अर्थात डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, अर्थात सुनामी की सूचना देने वाला यह तंत्र है जो सूचना हमें सुनामी की चेतावनी दे देता है कि सुनामी कहाँ उत्पन्न होने वाली है और किस मात्रा में उत्पन्न होने वाली है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है सुनामी मीटर जो सुनामी की तीव्रता को मापता है और एक होता है सिग्नल एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण जो कि उसके सिग्नल को लोगों तक पहुंचाता है। तो क्लियर है, यह एक क्या है, एक यंत्र है जो सुनामी की सूचना प्रदान करता है और कितने समय पहले पहुंचा देता है, तो 8 घंटे पहले ही आपको सूचना दे देता है। इसका फायदा यह होता है कि आपको जैसे ही पता चल जाता है कि 8 घंटे बाद सुनामी आने वाली है तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप मछुआरों को सूचना प्रदान कर देते हैं कि आपको मछली पकड़ने के लिए समुद्र के भीतर नहीं जाना है। आप लोगों से कह देते हैं कि आप लोगों को अभी तटीय क्षेत्रों से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। तो इसके द्वारा जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें राहत बचाव कार्य के लिए या लोगों पर सुनामी का प्रभाव बहुत कम हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। आइए बात करते हैं हम भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली। ये डबल लिख गया है, क्या है भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली। आखिर भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली क्या है? तो दोस्तों, सुनामी से बचने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय सुनामी चेतावनी प्रणाली ही है, क्योंकि यह आपको सूचना इन्फॉर्मेशन दे देती है कि कहां पर सुनामी आने वाली है और कितनी तीव्रता के साथ आने वाली है, जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, बचाव एवं राहत कार्य को पहले से ही तैनात कर लेते हो, लोगों को सचेत कर देते हो कि सुनामी आने वाली है, आप इस तरीके से तैयार रहिए कि आपको उसका सामना करना है। अक्टूबर 2007 में ही भारत में हिंद महासागर में, कहां स्थापित हुई थी ये, हिंद महासागर में सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई थी जो न्यूनतम समय में सटीक जानकारी देने में सक्षम है। यह हमें सटीक जानकारी देता है और कम समय में दे देता है। साथ ही साथ यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र को भी बता देता है, क्योंकि जो सुनामी है अधिकतर किससे उत्पन्न होती है, भूकंप से, और यह प्रणाली भूकंप का केंद्र बता देता है, भूकंप की तीव्रता बता देता है, क्योंकि जितनी तीव्रता का भूकंप आएगा सुनामी का रूप भी उतना ही बड़ा होगा। तो क्लियर है, ये क्या कर लेता है, भूकंप की तीव्रता के साथ साथ उसकी गहराई और उसके केंद्र को भी बता देता है। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद में लगाई गई है। कहां पर लगाई गई है, हैदराबाद में लगाई गई है। ध्यान रखना, 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली कहां पर लगाई गई है, तो कहां पर लगाई गई है, सॉरी उसका जो सूचना केंद्र है वो कहां पर है, हैदराबाद में है। यह लगी तो हिंद महासागर में है। सुनामी मॉडल के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में वनीकरण, विशेष रूप से मैंग्रोव वन,
के विकास पर बल दिया जा रहा है। सुनामी मॉडल पर मैंग्रोव वन पर बल दिया जाता है। मैंग्रोव वन क्या करते हैं, एक अवरोधक का काम करते हैं। जो समुद्र का तट होता है, मान लीजिए ये स्थल वाला भाग है और ये समुद्र वाला भाग है, तो यहाँ पर इन तटों के समानांतर यहाँ पर बहुत सारे मैंग्रोव वन, मैंग्रोव के वृक्ष लगाए जाते हैं। जब कभी ये सुनामी आती है और तटों से टकराती है तो यह जो वृक्ष होते हैं, यह जो वन होते हैं, वो इसे रोकने का काम करते हैं, इसके प्रभाव को कम करने का काम करते हैं, ताकि लोगों पर या लोगों की जिंदगी पर इसका प्रभाव कम पड़े। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस सुनामी वाला टॉपिक खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक का, जिसमें हम ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे, जानेंगे ज्वालामुखी होता क्या है, ज्वालामुखी किस तरीके से उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी के क्या प्रभाव होते हैं, ज्वालामुखी का विश्व में वितरण क्या है। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी यदि उत्पन्न होता है तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।